Good morning all of you. Welcome to another class of Super 100 program. So पिछली क्लासेस में हमने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट किया था और उसमें हमने कंडक्टेंस यानी चालकता के बारे में समझा। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटन को समझेंगे कि कौन कौन से वो कारक हैं जो विद्युत अपघटन को प्रभावित कर सकते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में किस प्रकार से हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इलेक्ट्रोलिसिस। तो जैसे पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि अगर कोई भी एक विद्युत अपघटय होता है, विद्युत अपघटय मतलब इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वे पदार्थ हैं जिनके जलीय विलयन में या उनकी गलित अवस्था में अगर आप विद्युत उनमें प्रभावित करें तो वो विघटित हो जाते हैं। उनको हम क्या कहेंगे? दे आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या हुआ? इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है, हम कह सकते हैं, जिसमें किसी विद्युत अपघटय का अपने आयनों में या अपने अपघटों में अपघटन होगा जब उनके गलित अवस्था में या उनकी जलीय अवस्था में या जलीय विलयन में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। तो अगर हमें यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है इलेक्ट्रोलाइसिस की तो हम लिख सकते हैं किसी भी विद्युत अपघटय में, किसी विद्युत अपघटय यानी इलेक्ट्रोलाइट के जलीय विलयन मतलब एक्वस सॉल्यूशन या गलित अवस्था जिसको हम मॉल्टन स्टेट बोल सकते हैं, में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका विघटन होना विघटन का मतलब हुआ डिसोसिएशन या डिसोशिएट होना, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। अब जब हम की को यानी एक्सटर्नल जो सर्किट है अगर हम उसको कंप्लीट कर देंगे तो वहां पर करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। तो अगर हम एक सिंपल डायग्राम यहां पर समझे इलेक्ट्रोलिसिस के लिए तो हम एक कंटेनर लेंगे। इस कंटेनर के अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट को फिल किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl का मॉल्टन NaCl मेरे पास उपस्थित है। ध्यान रखिएगा इसमें हम यहां पर दो इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं। तो ये हमारे पास में यहां पर दो इलेक्ट्रोड हैं और इन दो इलेक्ट्रोड को मैंने यहां पर एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। इसमें से जो एक इलेक्ट्रोड है इसको हम कैथोड कह सकते हैं और दूसरे वाली जो इलेक्ट्रोड है इसको हम एनोड कहेंगे। तो ये हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रोड हुई। इलेक्ट्रोड ध्यान दीजिएगा मेटल की हो सकती है, ग्लास की हो सकती है, प्लैटिनम हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है। अब यहां पर जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन अकर यानी जहां पर अपचयन होगा उस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाएगा
और इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होता है उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहेंगे। तो इसका मतलब यहां पर जो कैथोड है इस पर रिडक्शन होने वाला है, और रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन कहलाएगा। और इसी प्रकार से जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन का ह्रास होना या इलेक्ट्रॉन का खोना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहां पर एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पर यहां पर रिडक्शन होने वाला है। अब यहां पर अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी, वहीं पर जो कैथोड है ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है। तो ये एक सिंपल सा सेटअप है किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए। अब यहां पर अगर हम रिएक्शन को देख रहे हैं तो मेरे पास में अगर मैं कैथोड पे बात करूं तो कैथोड पे क्या होने वाला है? कैथोड पे होने वाला है रिडक्शन, यानी जो सोडियम आयन है यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और यहां पर सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब कैथोड के ऊपर सोडियम मेटल का डिपोजिशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि कैथोड के ऊपर सोडियम धातु जमने वाली है। इसी प्रकार से अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पर क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Cl माइनस यहां पर परिवर्तित होने वाला है Cl2 गैस में, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो ध्यान रखिएगा किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर हम बात करें, यानी इलेक्ट्रोलिसिस में अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर दो अभिक्रियाएं होती हैं, एक कैथोड पर जिसे हम रिडक्शन कहेंगे, और दूसरी एनोड पर जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, वहीं रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो इस प्रकार से हम यहां पर समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में जो मेटल है जनरली, या हम कहें जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व है, वो रिड्यूस होने वाला है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हमारे पास में ऑक्सीडाइज होने वाला है। अब यहां पर अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक से संबंधित कुछ और बातों को समझें तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है ये आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड पर ही दिखाई देगी। इलेक्ट्रोड पर दिखाई देती है, विलियन में यह आपको नहीं दिखाई देगा। और यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो पूरी प्रक्रिया के दौरान न्यूट्रल रहता है। तो इलेक्ट्रोलाइट पूरी प्रक्रिया में उदासीन होता है। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अब हम कह रहे हैं कि वहां पे मेटल डिपोजिट हो रहा है, और यहां पे हमारे पास कौन लिबरेट होने वाला था? Cl2 गैस, क्योंकि यहां पे तो क्लोरीन बन रही है। तो अब कैथोड पर डिपोजिशन या एनोड पर डिपोजिशन कब तक होगा? जब तक हम विद्युत का प्रवाह करते रहेंगे। अगर हम विद्युत का प्रवाह रोक देंगे तो वहां पर डिपोजिशन भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रोड पर विभिन्न आयनों का जमाव, आयनों का जमाव विद्युत धारा के प्रवाह तक होता है।
अगर हम विद्युत धारा को हटा देंगे तो यहाँ पर जो डिपोजिशन होने वाला है वह भी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब कैथोड पर यहां पर मेटल जमने वाला है, तो अगर कैथोड हमारे पास में सक्रिय इलेक्ट्रोड है यानी एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो धातु कैथोड पर जमा हो जाएगी और एनोड पर धातु घुल जाती है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, यदि कैथोड सक्रिय इलेक्ट्रोड है तो धातु कैथोड पर जम जाती है और एनोड पर घुल जाती है। तो एनोड क्या होनी शुरू होगी, डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। वहीं पर कैथोड पर जो मास है वो धीरे धीरे करके क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आयनों का जमाव विद्युत धारा के प्रवाह तक ही होता है। इसका मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में या किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रम के दौरान कितना डिपोजिशन होगा, यह उसके आवेश पर या विद्युत धारा के प्रवाह पर निर्भर करता है। इसी को हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के रूप में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो यह नियम माइकल फैराडे ने 1833 ईस्वी में दिया था और यहां पर हम इसके दो नियमों को पढ़ने वाले हैं। तो पहला नियम है यहां पर, द अमाउंट और मास डिपोजिटेड at electrode is directly proportional to the amount of charge flowing through electrolyte solution for certain time। तो हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटय में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। So this is the first law of Faraday। तो ये पहला
फैराडे का पहला नियम है, जिसके अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो डिपोजिशन या लिबरेशन होने वाला है वो उस अमाउंट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो हमने किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में पास किया है। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो हम लिख सकते हैं W इज प्रोपोर्शनल टू Q। W क्या हुआ? W यहां पे वो मास है जो डिपोजिट होने वाला है और Q यहां पर आवेश है। और इस आवेश को मैं लिख सकता हूं I इंटू टी। I क्या हुआ? यहां पर करंट हुआ यानी विद्युत धारा है, और T यहां पर टाइम है या सेकंड है। तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू सम कांस्टेंट Z IT। तो ये हमारे पास यहां पर फर्स्ट लॉ हुआ फैराडे का। यहां पर W क्या है? W हुआ अमाउंट डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड। तो किसी इलेक्ट्रोड पर कितना पदार्थ जमा हुआ या कितना पदार्थ उससे मुक्त हुआ, उसका अमाउंट कितना होगा, उसकी मात्रा होगी Z। Q हो गया यहां पर चार्ज यानी आवेश। तो ये हम इसकी यूनिट भी लिखते हैं, ये ग्राम में होता है, और ये हमारे पास में कूलम में होगा। I हुआ यहां पर करंट या विद्युत धारा, जिसको हम एम्पेयर में लिखते हैं। इसी तरीके से T हुआ यहां पे टाइम या समय, जिसको हम सेकंड में लिखेंगे। तो W हुआ ZIT। अब यहां पे Z क्या है? इस Z को कहा जाता है इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, यानी वैद्युत रसायन तुल्यांक। अब ये जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है ये क्या होगा और किसके बराबर हो सकता है, इसको समझते हैं। तो अगर मैं यहां पर I को 1 एम्पेयर कर दूं और T को हम कर दें 1 सेकेंड, तो अगर I 1 एम्पेयर होगा और T 1 सेकेंड होगा, तो इसका मतलब जो W है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा Z के। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट डिपोजिटेड or liberated at electrode when 1 ampere current is flowing for 1 second in solution of electrolyte, in इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वो अमाउंट या डिपोजिशन हुआ जब हम 1 एम्पेयर करंट को 1 सेकेंड के लिए इलेक्ट्रोलाइट के में फ्लो करेंगे। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हम 1 कूलम विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, यानी 1 कूलम आवेश अगर मैं दिखा रहा हूं किसी इलेक्ट्रोलाइट में, तो वह भी किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर ही होगा। तो यहां पर मैथमेटिकली अगर हम देखते हैं तो ये Z जो है ये बराबर होता है E अपॉन F के। Z किसके बराबर हुआ? E अपॉन F। अब E क्या है यहां पर? E है यहां पर इक्विवेलेंट मास।
और फैराडे 96500। इक्विवेलेंट मास मतलब तुल्यांकी द्रव्यमान, और 96500 क्या है, यह एक फैराडे की वैल्यू है। अब अगर हम फैराडे की बात करें तो फैराडे क्या है, एक कांस्टेंट है, और यह वास्तव में एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। समझिए कैसे, अगर हम यहां पर, ये तुमने समझा W कितना होता है बेटा, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश देख रहा हूं तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना आता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर हम एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक मोल इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम अवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। तो अगर हम यहां पर एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आता है 96500 कूलम। तो ध्यान रखिएगा, एक फैराडे जो है 1F, जिसकी वैल्यू 96500 कूलम हम लिख रहे हैं, ये एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक, एक्चुअली अगर हम देखें तो इसकी जो करेक्ट वैल्यू है वो 96487 है। अगर हम इसकी एक्चुअल वैल्यू को देख रहे हैं तो वो 96487 आती है। ठीक है, बट कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 96500 कूलम के बराबर रखते हैं। अब यहां पर जो E है इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, E क्या हो गया, E है मेरे पास में इक्विवेलेंट मास, तो यानी तुल्यांकी द्रव्यमान। तो इक्विवेलेंट मास होगा एटॉमिक मास अगर हम किसी मेटल का डिपोजिशन करें अपॉन उसकी वैलेंसी, या हम उस पर लिख सकते हैं चार्ज। तो अगर हम किसी धातु को डिपॉजिट करते हैं तो उस धातु का जो तुल्यांकी द्रव्यमान है वो उसके परमाणु भार बटे उसकी संयोजकता या उस पर उपस्थित आवेश के अनुपात के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर बात करें, सपोज मुझे कहा गया कि मेरे पास में कॉपर सल्फेट का विलयन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, कॉपर सल्फेट, जिसमें जब हम करंट पास करते हैं तो ये यहां पर कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट होता है। तो अब यहां पर अगर हम इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं कॉपर का, तो कॉपर का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा भाई, एटॉमिक मास होता है 63.5, और इस केस में अगर हम देखें तो यहां पे कितने का चेंज हो रहा है, 2 का, तो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 63.5/2। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं AlCl3, तो AlCl3 में अगर हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो ये हमें क्या देगा, एल्यूमिनियम सॉलिड देगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 में है, यहाँ पे 0 है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम यहाँ पे मुझे मिलेगा 27/3 दैट इज इक्वल टू 9। तो इस तरीके से वैलेंसी और चार्ज का उपयोग करते हुए हम यहां पर तुल्यांकी द्रव्यमान को निकाल सकते हैं। अब अगर हमारे पास में यहां पर कोई गैसीय पदार्थ दिया हुआ है, तो गैसीय पदार्थ में अगर हम यहां पर आयतन को देख रहे हैं तो आयतन किसके बराबर हो जाएगा, ये IT VE/96500। ऑल्दो यहाँ पे गैसियस में बहुत कम चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन अगर हम कभी इसको लिखते हैं तो किसी भी गैसीय पदार्थ के लिए फॉर गैस वी कैन राइट V इज इक्वल टू IT VE/96500। यहां पर जो V है यह STP पर
निक्षेपित गैस का आयतन है। I जो है ये करंट है और T टाइम है और V ही हुआ यहां पर तुल्यांकी आयतन। तो जिस प्रकार से हम वहां पर तुल्यांकी भार ज्ञात कर रहे हैं वैसे हम यहां पर तुल्यांकी आयतन को ज्ञात करेंगे, जो किसके बराबर होगा, 1 फैराडे आवेश को एसटीपी पर प्रवाहित करने पर प्राप्त गैस का आयतन। तो अगर हमें कभी कोई गैस सब्सटेंस दिया हुआ है जिसकी आयतन हमें दी हुई है एसटीपी पे, तो उसके रेस्पेक्ट में भी हम यहां पर उसके मान को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब अगर हम इन सब चीजों को देखें तो फैराडे फर्स्ट लॉ को मैं थोड़ा एक्सप्लेनेटरी वे में कैसे लिख सकता हूं, आई कैन राइट दैट W इज इक्वल टू, हमारे पास था ZIT, Z की वैल्यू क्या हो गई, E अपॉन F IT। E क्या हो गया बच्चे, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। F क्या हो गया यहां पर 96500 कूलम। I हो गया यहां पे करंट और T हो गया यहां पे टाइम। तो इस तरीके से हम यहां पर, और W क्या हुआ, मास हो गया, हम यहां पर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले धातु की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर अगर हम किसी एक रिएक्शन की बात करें तो किसी भी एक रिएक्शन में 1 मोल इलेक्ट्रॉन के भाग लेने पर अभिक्रिया से में 1 फैराडे विद्युत बल या तो उत्पन्न होगा या नष्ट होता है। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 1F है ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन चेंज को प्रदर्शित करता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कहा जाए कि हमारे पास में MnO4 माइनस है और ये MnO4 माइनस यहां पर MnO2 में परिवर्तित होता है, तो इसमें कितने फैराडे यहां पर यूज होंगे। तो हम यहां पर इलेक्ट्रॉन का चेंज निकाल लें। भाई यहां पे अगर हम Mn का नंबर देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, तो कितना आएगा +7, और यहां पे कितना हुआ +4। तो अगर ये +7 से +4 में जाता है, इसका मतलब यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज ऑब्जर्व होगा, और 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज ऑब्जर्व होने का मतलब है कि इसमें लगने वाले कुल फैराडे कितने होंगे, 3F होंगे। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में यहां पर दिया हुआ है, हमारे पास IO3 माइनस है और ये I2 में परिवर्तित होता है। तो अगर मैं IO3 माइनस में यहां पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो ये आएगा +5 और यहां पे आएगा 0। तो +5 से 0 का मतलब यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। तो इस अभिक्रिया को करने के लिए हमें 5 फैराडे लगेंगे। तो इस प्रकार से हम यहां पर इलेक्ट्रॉन चेंज को ज्ञात करके नंबर ऑफ फैराडे को निकाल सकते हैं। यहां पर अब अगर हम बात करें Q की, यानी अगर मैं चार्ज की बात कर रहा हूं बेटा, तो एक और चीज हम यहां पे समझ सकते हैं। भाई Q को हमने क्या समझा, Q बराबर हुआ था IT के, I हुआ यहां पे करंट और T हुआ यहां पर टाइम, और इसको हम यहां पे NF के बराबर भी लिख सकते हैं। N क्या हो गया, नंबर ऑफ फैराडे,
और 96500 भाई फैराडे की वैल्यू हमें पता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या Ne भी आप लिख सकते हैं, Ne। E यहाँ पर आवेश होगा बेटा, जिसको मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लेता हूं, और अगर हम फैराडे में जा रहे हैं तो हम ये 96500 कूलम के बराबर लेंगे। तो कितने नंबर ऑफ फैराडे मुझे यहाँ पर यूज होगा उसको मैं इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। या अगर हमें कहा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस फैराडे में यूज हुई, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो ये हुआ यहां पर फर्स्ट लॉ की बात। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंडेड कर दें तो यही बन जाता है हमारे पास में सेकंड लॉ। तो दूसरा नियम क्या है फैराडे का, उसको भी समझते हैं। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हमारे पास यहां पर एक कंटेनर है जिसमें हमने कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, और एक दूसरा कंटेनर हमारे पास है जिसमें हमने यहां पर AlCl3 को भरा हुआ है। अब इस कॉपर सल्फेट के विलयन में हम यहां पर एक Q अमाउंट ऑफ चार्ज को फ्लो करते हैं, और यही सेम चार्ज हम AlCl3 में भी प्रवाहित करते हैं। और ध्यान दीजिएगा इन दोनों को हमने सीरीज में जोड़ा हुआ है। अब अगर हम यहां पर फैराडे का प्रथम नियम लगाएं, तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार, यानी फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अनुसार, भाई कॉपर सल्फेट किस में डिपॉजिट हो जाएगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर में, और AlCl3 से हमें क्या मिलेगा, यहां पर एल्यूमिनियम मिलेगा। तो अगर मैं यहां पर कॉपर का भार निकालूंगा तो ये हो जाएगा Z ऑफ कॉपर इंटू Q, क्योंकि Q का मान सेम है। सिमिलरली अगर हम यहां पर W ऑफ Al निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा Z ऑफ Al इंटू Q। अब W ऑफ कॉपर को अगर हम Z ऑफ कॉपर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन F इंटू Q। इसी प्रकार से W ऑफ एल्यूमिनियम में को मिलेगा इक्विवेलेंट मास ऑफ Al अपॉन F इंटू Q। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर दें तो W ऑफ कॉपर अपॉन W ऑफ एल्यूमिनियम ये किसके बराबर आया, ये आया Z ऑफ कॉपर अपॉन Z ऑफ Al, और Z ऑफ कॉपर को हम क्या लिख सकते हैं, E ऑफ कॉपर अपॉन E ऑफ एल्यूमिनियम। तो दूसरे नियम के अनुसार अगर कहीं पर एक सेम विद्युत धारा को दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित किया जाएगा जो सीरीज में कनेक्टेड होंगे, तो वहां पर उनका डिपोजिशन उनके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या तुल्यांकी भार पर निर्भर करता है। तो यहां पर अगर हमें सेकंड लॉ लिखना है तो सेकंड लॉ को हम लिख सकते हैं जब विद्युत धारा को समान मात्रा में विभिन्न विद्युत अपघटयों में प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त मात्राएं
उनके तुल्यांकी द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती हैं। समानुपाती होती है। So this is the second law of Faraday. तो जब विद्युत धारा को समान मात्रा में विभिन्न विद्युत अपघटों में प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त मात्राएं उनके तुल्यांकी द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती हैं। इंग्लिश में अगर हम समझे, when same amount of current is flown in different electrolyte, then the mass deposited at electrode is directly proportional either to equivalent mass or to electrochemical equivalent. तो अगर हम यहां पर एक क्वेश्चन को समझें, देखिए अगर Z E के प्रोपोर्शनल है तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो Z है इट इज प्रोपोर्शनल टू E। भाई हम यहां से ही बता सकते हैं इस वाली रिलेशनशिप से कि Z जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, E के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर किसी भी विद्युत अपघटन में हम यहां पर Z की मात्रा को ज्ञात कर लें तो इसका मतलब हम उसके तुल्यांकी द्रव्यमान को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू सम कांस्टेंट F इंटू Z। भाई F क्यों? क्योंकि एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चेंज मेरे पास आ रहा था, एक फैराडे का चेंज आ रहा था। तो E का मान हो जाएगा 96500 इंटू Z। तो E को हम लिख सकते हैं 96500 इंटू Z। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कैसे दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है हमें एक जलीय विलयन में AgNO3 था कॉपर सल्फेट श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि कैथोड पर 1.08 ग्राम Ag एकत्रित होती है तो कॉपर कितना डिपॉजिट यानी एकत्रित होगा, डिपॉजिट होगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी दो इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है और वो दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब यहां पर फैराडे का सेकंड नियम हमें यूज करना है। और फैराडे सेकंड नियम के अनुसार हम यहां पर लिख सकते हैं तो W of Ag
अपॉन W ऑफ कॉपर। भाई AgNO3 से हमें क्या मिलेगा? Ag सॉलिड, और कॉपर सल्फेट से हमें क्या मिलेगा? कॉपर सॉलिड। तो W ऑफ Ag अपॉन W ऑफ कॉपर, ये किसके बराबर हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। अब Ag का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? भाई Ag का एटॉमिक मास होता है 108, और यहां पर Ag किस में जा रहा है बेटा? +1 में। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag कितना हुआ? 108/1। इसी तरीके से अगर हम कॉपर का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, और यहां पर चार्ज कितना है कॉपर पे? +2, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। तो E ऑफ कॉपर हो जाएगा 63.5। तो वेट ऑफ Ag कितना है? 1.08 अपॉन वेट ऑफ कॉपर मुझे फाइंड आउट करना है। E ऑफ Ag हुआ 108/1 और E ऑफ कॉपर हुआ 63.5/2। तो इस तरीके से अगर हम यहां पर कॉपर का भार निकालते हैं तो ये आता है 0.3175 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर कोई भी दो मेटल अगर मुझे दिए हुए हैं या कोई भी दो इलेक्ट्रोलाइट अगर हमें दिए हुए हैं तो उनके संदर्भ में यहां पर इस प्रकार से चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने पास किया, passes through each of the solution of AgNO3, copper sulfate and AlCl3 when Ag, copper and aluminium are deposited at cathode. The molar ratio of Ag, copper and aluminium deposited are 1:1:1, 6:3:2, 6:3:1 या फिर 1:3:6। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास में 3 सॉल्यूशन है, एक है सिल्वर नाइट्रेट, एक है कॉपर सल्फेट और एक है एल्युमिनियम क्लोराइड, और इन तीनों सॉल्यूशन में हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन को पास किया। इसका मतलब कि यहां पर जो आवेश होगा वो क्या होगा? समान होगा। अब अगर समान आवेश है और एक से अधिक इलेक्ट्रोलाइट यहां पर यूज हुए, इसका मतलब हम यहां पर फैराडे का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को यूज कर सकते हैं, या
हम कॉन्सेप्चुअल भी समझ सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे या 1 इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब जो भी डिपॉजिट अमाउंट होगा, डिपॉजिटेड इक्विवेलेंट विल बी सेम। क्यों? क्योंकि भाई हम समान चार्ज यहां पे दे रहे हैं, तो अगर समान चार्ज देंगे तो समान तुल्यांक मिलने वाला है। तो अगर मैं यहां पर 1 इक्विवेलेंट Ag की बात करूं तो ये किसके बराबर होगा? भाई ये होगा 1 मोल Ag के बराबर। अब ध्यान रखिएगा कि जो इक्विवेलेंट है ये किसके बराबर होता है? ये होता है मोल इंटू एन फैक्टर, और AgNO3 के लिए एन फैक्टर कितना है? 1। तो 1 इक्विवेलेंट Ag का मतलब हुआ 1 मोल Ag। इसी तरीके से अगर हम 1 इक्विवेलेंट कॉपर की बात करें तो ये कितने मोल हो जाएंगे? भाई इक्विवेलेंट 1 है और कॉपर सल्फेट के लिए एन फैक्टर कितना है? 2, तो ये हो जाएगा हाफ मोल ऑफ कॉपर। इसी तरीके से अगर मैं 1 इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 1/3 मोल ऑफ Al। यानी अगर हमें कहा गया है क्या, हमें मोलर रेशो यहां पे फाइंड आउट करना है, तो मोल का रेशो कितना हो जाएगा? 1:1/2/1/3। तो इसको होल नंबर में करने के लिए हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6:3:2। तो मेरे पास आंसर आएगा बी 6:3:2। तो ध्यान रखिएगा जो तुल्यांक है वो किसके बराबर होता है? वो है मोल इंटू एन फैक्टर, और यहां पर जो एन फैक्टर निकलेगा वो आवेश या वैलेंसी यानी संयोजकता के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर, हाउ लॉन्ग a current of 2 ampere through a solution of AgNO3 to coat a metal surface of 80 centimeter square with 5 micron meter thickness, and it is given density of silver is 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर हैज टू बी पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 टू कोट अ मेटल सरफेस ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर विथ 5 माइक्रोन थिकनेस, डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स हमसे पूछा गया है कि अगर मेरे पास में एक मेटल सरफेस है जिसको मैं सिल्वर से कोट करना चाहता हूं, यानी मैं उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग करना चाहता हूं, तो अगर हम 2 एम्पेयर करंट को पास करेंगे तो कितना टाइम हमें लगने वाला है अगर उस मेटल सरफेस पे हम 5 माइक्रोन की थिकनेस की कोटिंग 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे कवर करना चाहते हैं।
डेंसिटी ऑफ सिल्वर हमें दिया हुआ है 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं सिंपली यहां पर किसको यूज करूंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, W इज इक्वल टू ZIT। तो यहां पर Z कितना हो जाएगा, Z विल बी E/F, और सिल्वर है, एटॉमिक मास होता है 108, वैलेंसी है 1 इंटू 96500। I हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2 एम्पेयर, T जो है ये मुझे फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे मुझे W की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी मुझे पता है भाई, डेंसिटी कितनी दी हुई है 10.8, और वॉल्यूम अगर हम देखें तो मुझे एरिया पता है और थिकनेस पता है, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, इट विल बिकम वॉल्यूम। तो हम लिख सकते हैं 10.8 डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 5 को हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे माइक्रोन को, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴। इससे अगर हम मास यहां पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10.8 इंटू 80, यानी 8 5 40, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दें सीधा, 10.8 इंटू 400 इंटू 10⁻⁻⁴। ये हमारे पास में मास आ गया। तो इस वाली इक्वेशन में अगर हम इनको रखते हैं, भाई मास हो गया 10.8 इंटू 400 10⁻⁻⁴, E की वैल्यू हो गई 108 अपॉन 96500, आई है मेरे पास में 2 एम्पेयर। तो यहां से अगर हम टाइम की वैल्यू निकालते हैं बच्चे, तो ये हमारे पास में आता है 193 सेकेंड। इसका मतलब 193 सेकेंड यहां पर लगेंगे 2 एम्पेयर करंट को फ्लो करने में AgNO3 सॉल्यूशन के थ्रू, जिससे वो 5 माइक्रोन थिकनेस की 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कोटिंग को क्रिएट कर सकता है। तो टाइम हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पे 193 सेकेंड। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन पार्ट में आपसे न्यूमेरिकल ही ज्यादा पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल अप्रोच ही ज्यादा अच्छी रखनी है। तो हमें यहां पर फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में इस तरीके से समझना है। कभी कभी वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं, और घुमाना इन द सेंस कि वो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे देगा और बोलेगा कि बताओ कितना रेशो आ सकता है। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या है। हमारे पास हमने कहा कि एक इलेक्ट्रोलाइट है AlCl3। इस AlCl3 में जब हमने 2 मोल इलेक्ट्रॉन करंट को दिया, तो यहां पर जो एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ, ये हुआ मेरे पास में कुछ 2 ग्राम। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है जो है XCl3। इसमें जब हम 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो जो धातु यहां पर हमें मिलती है, यह हमें मिली हमारे पास में कुछ 4 ग्राम। हमें बताना है कि ये जो XCl3 है, इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो सकता है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं W of Al अपॉन W of X इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ El इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ X। तो W of Al हमें कितना मिला 2, ये कितना मिल गया 4। इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है भाई, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है 27, और AlCl3 में कितना आवेश रहेगा 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 9।
अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ x। तो ये हो गया हमारे पास में, अगर हम यहां से निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ x इज इक्वल टू 9 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 18। तो हमें इस तरीके से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां पर हमें तुल्यांकी भार को ज्ञात करना है। और अगर मुझे तुल्यांकी भार पता है और मुझे अणुभार भी पता है, तो मैं वहां पर n की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकता हूं। और यहां पर एक और फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, किसी भी गैस के लिए अगर हम उसके अणुभार की बात करते हैं तो वह 2 इंटू वेपर डेंसिटी के बराबर होता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई सारे टॉपिक्स को मिस करके बनाए जाते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास हुआ 2 इंटू वेपर डेंसिटी, जिसको हम वाष्प घनत्व भी कहते हैं। तो किसी भी गैस के अगर कोई वोलेटाइल सब्सटेंस है, अगर उसका हमें वेपर डेंसिटी यानी वाष्प घनत्व पता है, तो वहां से हम उसके मॉलिक्यूलर मास को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने सीखा कि फैराडेज लॉ के नियम को हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। दो नियम यहाँ पे हमारे पास हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। जो सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो जितना आवेश या जितनी विद्युत धारा हम इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो करेंगे, उतना ही डिपोजिशन हमारे पास में होता है। आने वाली क्लासेस में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।